नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी। किस्सा सियासी में आज बात एक ऐसे बच्चे की, एक फौजी की, एक नेता की, एक बागी की। एक ऐसा बागी जिसने हालात से बगावत की। जब स्कूल में पढ़ते समय इंग्लिश कमजोर होने से तौहीन हुई तो यह फैसला लिया कि मेरी इंग्लिश दुनिया के बेहतरीन वक्ताओं जैसी हो। 1962 और 65 के वॉर में सियासत के कामकाज से नाराज हुए तो उसे ठीक करने खुद सियासत में उतरी, जिसे अपनी पार्टी के नेता ने, अपने कमांडर ने कश्मीर में आतंक के मोर्चे से लेकर सुदूर दक्षिण में जयललिता के सियासी मोर्चे तक, पोखरण की राष्ट्रनीति से लेकर अमेरिका के साथ विदेश नीति और बाड़मेर से लेकर बंगाल तक कमांडर के हर आदेश का पालन किया। लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उनके रहनुमा, उनके कमांडर ने कुछ ऐसा फैसला लिया जो उनके उसूलों के खिलाफ था। तो फिर बगावत हुई, फिर बागी बन गए। जी, बात कर रहे हैं जसवंत सिंह जसोल की। जसवंत सिंह जसोल 3 जनवरी 1938 को बाड़मेर के जसोल में जन्मे। गांव में शुरुआती शिक्षा हुई, फिर 6ठी क्लास में मेयो कॉलेज में पढ़ने चले गए। मेयो राजे रजवाड़ों के धनवान घरों के बच्चे उसमें पढ़ने आते थे। यहाँ पर फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे। जो जसोल ने हालातों के बीच खुद को जब असहज महसूस किया तो फैसला लिया कि अंग्रेजी का इस हद तक अध्ययन करेंगे कि दुनिया में अंग्रेजी के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में उनकी गिनती। जब वहां स्कूली पूरी की तो उन्हें मेयो के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। खैर, 12वीं पास की, विदेश में पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन परिवार उतना खर्चा उठाने में सक्षम नहीं था। उनकी कोई शाही विरासत तो थी नहीं, लेकिन एक विरासत थी, वो एक मेजर के बेटे थे। तो राष्ट्र सेवा की उसी विरासत को आगे बढ़ाया और फौज में शामिल हो गए। फौजी के रूप में 1962 के युद्ध में अरुणाचल के नाथुला से मोर्चा संभाला तो 1965 के युद्ध में भी दुश्मन को धूल चटाई। लेकिन इसी दौरान उनके मन में राजनेताओं की राष्ट्रनीति और रक्षा नीति को लेकर जो रवैया है, उसको लेकर नाराजगी पनपने लगी तो वो फौज को छोड़ राजनीति में आ गए। जोधपुर की ओसियां सीट से 1967 का चुनाव निर्दलीय लड़ा। कुछ फैक्ट ये जरूर कहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि उन्होंने उस वक्त स्वतंत्र पार्टी की मुखिया गायत्री देवी से मुलाकात जरूर की थी। गायत्री देवी जो जयपुर की महारानी थी, लेकिन गायत्री देवी ने उन्हीं को पार्टी ज्वाइन करने को कह दिया और वो ये कहकर लौट गए कि आपकी पार्टी में वैसे भी बहुत सारे राजकुमार हैं। खैर, ओसियां से चुनाव लड़ा। ओसियां उनका ससुराल था। 14,562 और वो चुनाव हार गए। सामने थे कांग्रेस के उम्मीदवार रणजीत सिंह, जिनको 20,236 वोट मिले, यानी 6,000 के लगभग वोटों से वो चुनाव हार गए। खैर, चुनाव हारे तो जोधपुर लौटे, खेतीबाड़ी और दूध बेचने का काम शुरू किया। इसी बीच 1971 को जोधपुर महाराजा गजे सिंह जी विदेश से पढ़ाई करके लौटे तो जसवंत सिंह एक विश्वस्त सहायक की भूमिका में गजे सिंह के साथ जुड़ गए। जोधपुर राजमाता और जसवंत सिंह की पत्नी दोनों भुआ भतीजी हैं। इस भूमिका में करीब 4-5 साल रहे। 1975 में आपातकाल के समय वो दिल्ली चले गए। यहां अटल जी से भी परिचय हुआ सरदार आंग्रे जो ग्वालियर राजमाता विजयाराजे सिंधिया के निजी सचिव थे। आंग्रे के जरिए राजमाता से मुलाकात हुई और फिर मुलाकात हुई भैरव सिंह शेखावत से। 1977 में आपातकाल हटा, तमाम दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और देश में आम चुनाव हुए। भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान में जयपुर के आसपास की सीटों का प्रभार जसवंत सिंह को सौंपा, लेकिन 77 का चुनाव जसवंत सिंह ने खुद नहीं लड़ा। खैर, राजस्थान में जनता पार्टी ने 152 सीटें जीती और कांग्रेस 41 सीटों पर सिमट गई तो सूबे में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनी। 3 साल के भीतर आपसी सिर्फ टवल की वजह से जनता पार्टी टूट गई। जो नेता जनसंघ से जनता पार्टी में आए थे, उन्होंने मिलकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बनाई। इधर 1980 के आम चुनाव में देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कई राज्यों में सरकारों को बर्खास्त किया गया। इसमें राजस्थान का नंबर भी आया। भैरव सिंह शेखावत सीएम पद से हटे, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हुए, कांग्रेस इंदिरा गुट की सरकार बनी राजस्थान के अंदर। इसी दौरान 1980 में ही भैरव सिंह शेखावत की चॉइस के रूप में जसवंत सिंह को राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया और यही वो वक्त था जब जसवंत सिंह को राष्ट्रीय राजनीति में पहचान मिलनी शुरू हुई। उसकी कई वजह थी। एक, बीजेपी के फाउंडर मेंबर, एक ऐसा पार्लियामेंट्रियन जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है और हिंदी का भी
उतना ही दमदार वक्ता हो। विदेश और रक्षा मामलों में एक्सपर्ट के रूप में डिफेंस पर जसवंत सिंह ने कई किताबें भी लिखी हैं। खतरे में भारत, डिफेंडिंग इंडिया, टिल मेमोरी सर्व्स, विक्टोरिया क्रॉस विनर्स ऑफ इंडिया और भी कई किताबें। करीब दर्जन भर से ज्यादा किताबें रक्षा और विदेश नीति पर उन्होंने लिखी। 1986 में भी दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने और 1989 का लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा और यह चुनाव अशोक गहलोत के सामने लड़ा। अशोक गहलोत को करीब 66,000 से ज्यादा वोटों से हराया। तब गहलोत 2 बार के सिटिंग एमपी थे। 1991 का चुनाव जसवंत सिंह ने चित्तौड़गढ़ से लड़ा। चित्तौड़गढ़ से 3 बार चुनाव लड़ा। पहली बार 1991 में महेंद्र सिंह मेवाड़ को 18,000 के करीब वोटों से हराया। 1996 में गुलाब सिंह शक्तावत को 48,000 के करीब वोटों से हराया। ये वो चुनाव थे जिसमें 13 दिन की वाजपेयी सरकार बनी और जसवंत सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। इस दौरान एक रोचक फैसला, जसोल ने मौजूदा वक्त के बड़े कारोबारी घराने की जांच शुरू करा दी। कुछ फाइलें खोली। राष्ट्रीय स्तर का कारोबारी घराना जो आज के दौर में सत्ता का बेहद करीबी माना जाता है, देश के बड़े बिजनेसमैन में काउंट होता है। खैर, सरकार 13 दिन ही चली तो बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और करीब 11 महीने बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने और सीताराम केसरी की महत्वाकांक्षाओं के चलते 1998 में देश में फिर से चुनाव में जाना पड़ा। जसवंत सिंह फिर से चित्तौड़ में चुनावी मैदान में आए, लेकिन 13 दिन की सरकार में जिस कारोबारी घराने के खिलाफ जांच शुरू की थी, उसने जसवंत सिंह को हराने के लिए चित्तौड़गढ़ में पूरी ताकत लगा ली। भले ही बीजेपी सरकार बने, लेकिन यह शख्स जीत करके संसद नहीं पहुंचना चाहिए और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के सामने जसवंत सिंह करीब 25,000 वोटों से चुनाव हार गए। इधर वाजपेयी राज्यसभा के जरिए जसवंत सिंह को संसद भेज मंत्री बनाने की तैयारी में थे। यह खबर उस कारोबारी घराने तक भी पहुंची कि जसवंत सिंह भले ही चुनाव हार गए, लेकिन वो फिर भी मंत्री बना रहे अटल जी उनको। तो कारोबारी घराने ने संघ के जरिए फील्डिंग सेट की। संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन रात को करीब 12 बजे अटल जी से मिलने पहुंचे और कहा जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन को मंत्री न बनाया जाए। प्रमोद महाजन भी वो चुनाव हार गए थे। संघ ने वित्त मंत्री के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम दिया और रात को 12 बजे राष्ट्रपति भवन में दोबारा लिस्टें भेजी गई। वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी ने अपनी किताब में यह दावा किया है कि संघ के इस दखल से वाजपेयी काफी अनकंफर्टेबल थे। वाजपेयी जसोल को अपनी कैबिनेट में रखना चाहते थे। सुबह आडवाणी ने जसोल को फोन कर शपथ में न आने की जानकारी दी। हालांकि आडवाणी के इस तरह के कमजोर स्टैंड को लेकर जसवंत सिंह के मन में नाराजगी जरूर रही। जसवंत सिंह अक्सर आडवाणी को लेकर कहते भी थे कि आडवाणी ने कभी नेतृत्व नहीं दिखाया। यही आप अपने साथियों के लिए खड़े नहीं होते हैं तो फिर आप लीडर नहीं हैं। और आडवाणी जी अक्सर ऐसे मौकों पर या तो चुप रहते हैं या उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। सवेरे उनका ही फोन आया और मुझे मंत्री बनने से मना कर दिया। आडवाणी तब मेरे साथ खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आरएसएस के बड़े नेता मेरे शपथ लेने यानी मंत्री बनने के खिलाफ है। वो चुप रहे और जिम्मेदारी संघ पर डाल दी, जबकि अटल जी इस पर लड़ना चाहते थे। अपसेट भी हो गए, लेकिन आडवाणी जी ने सिर्फ इतना कहा कि आप शपथ नहीं लेंगे। खैर, इसी बीच पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। विदेश मंत्रालय अटल जी के खुद के पास में था, तो जसवंत सिंह को अपना विशेष दूत नियुक्त किया। अमेरिका की तरफ से बातचीत के लिए उप विदेश मंत्री स्ट्रिप टॉलबर्ट थे। जसवंत सिंह और टॉलबर्ट ने 3 महाद्वीपों के 7 देशों में 10 स्थानों पर 14 बार मुलाकात की। परिणाम, भारत और अमेरिका के बीच फिर दोस्ती हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपनी बेटी के साथ भारत दौरे पर आए। ये वही टॉलबर्ट थे जिन्होंने कंधार विमान अपहरण कांड के बाद 20वीं सदी का आखिरी रात में जसवंत सिंह को फोन किया और बोले कि मैं और मेरी पत्नी कितने खुश थे ये बता नहीं सकते। आपने बहुत शानदार काम किया है, नया साल मुबारक। वैसे कंधार अपहरण कांड की कहानी लंबी है, लेकिन जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कोई भी मंत्री अगवा हुए लोगों के परिजनों का सामना करने को तैयार नहीं था, वो जसवंत सिंह ही थे जिन्होंने परिजनों के गुस्से और सवालों का सामना किया। जब कोई मंत्री मीडिया के सवालों का सामना करने को तैयार नहीं था, तो वो जसवंत सिंह ही थे जिन्होंने 28 दिसंबर के दिन, तब तक विमान आतंकियों के कब्जे में था, जसवंत सिंह ने दिल्ली के शास्त्री भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अगवा हुए लोगों के परिजन भी घुस आए थे और जमकर हंगामा हुआ। यही विमान
पहले अमृतसर में लैंड हुआ तो जसवंत सिंह ही थे जिन्होंने पंजाब पुलिस के टॉप अफसरों से बात कर विमान को ज्यादा देर तक रोकने की योजना पर काम करने की सलाह दी थी। हालांकि ये मामला गृह मंत्रालय का था जो उस वक्त आडवाणी जी के पास में था। जब समझौते की आखिरी पड़ाव में कंधार जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत पड़ी तो कोई नेता या मंत्री जाने को तैयार नहीं था। कैबिनेट की बैठक में जब खामोशी छा गई तो वो जसवंत सिंह ही थे जिन्होंने आतंकियों के साथ कंधार जाने को तैयार हुए, हामी भरी। खैर 2004 में बीजेपी हारी, कांग्रेस की सरकार बनी, जसवंत सिंह को फिर से राज्यसभा के जरिए संसद भेजा गया और राज्यसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया। 2009 के चुनाव में उनको पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से चुनाव लोकसभा का लड़वाया गया और वो बंगाल से जीत करके संसद पहुंचने वाले जसवंत सिंह बीजेपी के पहले सांसद थे। ये बीजेपी को बंगाल में पहली कामयाबी मिली और बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था। 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। जसवंत सिंह को मिले थे 4,97,649 वोट और दूसरे नंबर पर रहे सीपीआईएम के कैंडिडेट जेबेश सरकार को 2,44,360 वोट मिले। एक और रोचक बात, दार्जिलिंग लोकसभा सीट के दायरे में 7 विधानसभा सीटें आती है और इन 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में 90% से ज्यादा वोट जसवंत सिंह के पक्ष में पड़े। इसके बाद 2014 के चुनाव हुए। जसवंत सिंह ये चुनाव बाड़मेर सीट से लड़ना चाहते थे। पार्टी ने टिकट काटा तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी के कर्नल सोनाराम को 4,88,747 वोट पाकर के वो चुनाव तो जीत गए कर्नल सोनाराम। नंबर 2 पर रहे जसवंत सिंह जिन्हें मिले 4,01,286 वोट और कांग्रेस के हरीश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे जिन्हें 2,20,881 वोट मिले थे। इन चुनावों के कुछ वक्त बाद ही दिल्ली में अपने आवास पर रात के समय फिसलने से सिर पर चोट लगी और वो कोमा में चले गए। करीब 6 साल तक कोमा में रहने के बाद 27 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया। तो ये था किस्सा सियासी का आज का एपिसोड। फिर होगी मुलाकात किसी और सियासी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।